चलो हम लोग अपने सोशियो के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने ऊपर वाला ये जो टॉपिक था 2.4 डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं लिटरेसी से। लिटरेसी क्या मतलब होता है? लिटरेसी का पढ़ी लिखी जनसंख्या कितनी है ना, यही मतलब होता है ना कि देश में पढ़ी लिखी जनसंख्या कितनी है। लिटरेसी जो है ना वो एक प्री रिक्विजिट का मतलब ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ होनी चाहिए। ये एक प्री रिक्विजिट है एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के जनता पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनसंख्या को एम्पावर करने का काम करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है एम्पावरमेंट का, ठीक है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन लिटरेट होती है उतने ही ज़्यादा लोगों के पास उस देश में करियर ऑप्शंस होते हैं, एज वेल एज वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं देश की नॉलेज इकोनॉमी में। यानी कि पढ़ी लिखी जनसंख्या अपने देश की इकोनॉमी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी आगे लेकर जाने की पोटेंशियल रखती है। फर्दर लिटरेसी की वजह से लोगों को ये भी एक अवेयरनेस आती है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं खाते फिरना है, रोज़ मोमोज नहीं खाने हैं, रोज़ डोमिनोज से ऑर्डर नहीं करवाना है, मैकडी से ऑर्डर हो रहा है, तो ये लिटरेट लोग ही कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा, कभी कभार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें रोज़ करते हैं। ऐसे लोगों को वैसे दोस्तों बोलते हैं पढ़ा लिखा गवार। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लिटरेसी की। लिटरेसी की वजह से हेल्थ अवेयरनेस जो है लोगों में आती है और उनका जो है फुल तरीके से पार्टिसिपेशन इंश्योर हो पाता है कि जो भी कल्चरल और इकोनॉमिक वेलबींग है कम्युनिटी की, उसके अंदर लिटरेसी लेवल्स अगर इम्प्रूव होती रहती है ना, जैसे हमारे देश में आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले और आज़ादी के टाइम पे अगर आप देखो तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट थी। लेकिन जैसे जैसे स्कूल्स बढ़े, कॉलेजेस बढ़े, लोगों में जागरूकता आई, लोग अपने बच्चों को काम वाम ना करवा कर एजुकेटेड जब वो बनाने लगे, तो ऑलमोस्ट अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अब लिटरेट है। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। लेकिन जो लिटरेसी रेट में जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले हैं ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कैसे हम इंडियन पॉपुलेशन को लिटरेट बनाएं, क्योंकि हमारे सामने चैलेंज ये था, भैया लिमिटेड जनसंख्या को लिटरेट बनाना हो तब तो चलो बना भी दें, उनके लिए लिमिटेड स्कूल्स, कॉलेजेस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं। लेकिन हमें ना लिटरेसी का रेट उस टाइम पर मेंटेन रखना था जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो थी हमारी वो भी बढ़ रही थी। यानी कि आप ऐसा मान लो, एक तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ और एक तरफ हमारे ऊपर बर्डन कि हमें उनको लिटरेट बनाना है। तो यार ये भी स्पाइक लेते जा रही थी, एज वेल एज लिटरेसी को भी इसके साथ साथ मेंटेन करना था, ठीक है, ताकि इसका गैप और इसका गैप बिल्कुल इक्वल लेवल पे रहे। मतलब ये भी इतने पॉइंट तक आ सके एटलीस्ट लिटरेसी लेवल, ये चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लाइन देखो, बट इम्प्रूवमेंट्स इन लिटरेसी रेट हैव टू स्ट्रगल टू कीप पेस या कीप अप विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विच इज स्टिल क्वाइट हाई। मतलब जनसंख्या है बतेरी, लिटरेसी प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा सबके लिए नहीं चल पाते हैं। आप ये मानते हो ना कशिश, 120 करोड़ की अगर जैसे आबादी है तो सबके लिए थोड़ी ना मतलब चल पड़ेंगे लिटरेसी प्रोग्राम्स, है ना। और सबके लिए थोड़ी ना स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह पूरे देश के लोगों के लिए बन जाएंगे। ये एक इकोनॉमिक चैलेंज है ना हमारे सामने कि यार भसड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से लिटरेसी प्रोग्राम्स, लिटरेसी अवेयरनेस वगैरह इतनी ज़्यादा लोगों में उतनी नहीं है। बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो ज़रूरी है अभी भी आज की डेट में भी, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी न्यू जनरेशन है, ठीक है, विच आर ओनली जस्ट बिगनिंग टू बी स्मॉलर इन नंबर्स इन द पास्ट, अब वो एक तरीके से अब उनको लिटरेट बनाना है हमें, ठीक है। मतलब ये एक लाइन है बस ऐसी वगैरह, आपने अगले चैप्टर में इसको ये सब देखा होगा, पिरामिड्स वगैरह, छोड़ो इसको। लिटरेसी के डिफरेंसेस की बात करें, अगर हम लोग आगे बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि लिटरेसी जो है ना वो वेरी करती है कंसिडरेबली अक्रॉस मेल और फीमेल में। लिटरेसी वेरी करती है हमारे देश में, अलग अलग रीजन में वेरी करती है कि साउथ इंडिया के लोग और नॉर्थ इंडिया के लोग, और सोशल ग्रुप्स के अंदर भी वेरी करती है। यानी कि जो लेडर में ज़्यादा पैसे वाला है वो ज़्यादा लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल, जिनके अंदर चाहत तो है पढ़ने की, लेकिन सिंस दे आर पुअर दे आर लेस लिटरेट अमंग्स ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि आपके सामने एक टेबल है, जब ये टेबल आपको रट्टा तो नहीं मारना है,
लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, ये देखना, एक लाइन दिखाता हूँ, ये 1951 का साल है और ये 2011। यहाँ पर अगर आप ये देखो ना, मेल्स को देखो कि ये लिटरेट कितना हुए हैं, 7 ईयर्स ऑफ एज से लेकर उनसे ज़्यादा एज की पॉपुलेशन का डेटा है, मतलब 7 साल से ऊपर वाले। अगर आप देखो, लिटरेसी बड़ी 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 और बड़ी। मर्दों की लिटरेसी हमारे देश में लगभग 81% है, ठीक है। फीमेल स्लो पेस, शुरुआती 8.9 से बढ़ रही है, 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 लेकिन ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का फर्क है मेल और फीमेल लिटरेसी में। और ये गैप क्या कम हुआ है 1951 से 2011 तक, या बढ़ा है? 18 से 25 गैप है ये गैप, मेल फीमेल गैप इन लिटरेसी रेट। ये गैप कम होना चाहिए ना। देखो ये गैप यहाँ पर कम हुआ, लेकिन यहाँ फिर बढ़ गया, फिर ऑलमोस्ट 2 का पॉइंट, यहाँ और ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पर देखो ये 18 से 16 तक तो आ चुका है, ये ठीक चल रहा है कुछ भी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो मेल को और फीमेल को, तो ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा लिटरेट, एजुकेटेड नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा लिटरेट कौन है हमारे देश में? मेल्स। यही आप देखना, ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह रहे जैसे टेबल 4 से आपको एक चीज़ क्लियर है, लिटरेसी रेट जो औरतों के लिए है ना वो 16.3% है, विच इज़ लेस देन द लिटरेसी रेट फॉर मैन, ठीक है। ये देखो 16.3, और मैन का कितना, मतलब गैप है वैसे तो एक तरीके से ये मेल का, फिर भी देख रहे हो 15 पॉइंट का ऑलमोस्ट इनके बीच में गैप है, 15 से 20 पॉइंट का, ठीक है। हाउएवर अगर हम लोग इसकी बात करें स्पेसिफिक महिलाएं कितनी लिटरेट हुई हैं, तो फीमेल लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ राइजिंग फास्टर देन मेल लिटरेसी, ठीक है। क्योंकि एक तो ये बहुत लो लेवल से होना शुरू हुआ था, आपने देखा 8 पॉइंट समथिंग लेवल था 1951 में। औरतों की लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा शार्प रेट से, रॉकेट स्पीड से बढ़ रही है। मेल्स की उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही। पता है क्यों नहीं बढ़ रही है? मेल्स यार अपना एपेक्स पॉइंट अचीव कर चुके हैं। कशिश समझ लो ना, 80% एक तरीके से मतलब टॉप लेयर है, मतलब अब इसके ऊपर बहुत कम होएगी ना इम्प्रूवमेंट। लेकिन औरतों का अभी भी स्कोप बहुत है ना लिटरेसी में, इसलिए औरतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फीमेल लिटरेसी बहुत तेजी से रेट बढ़ रहा है उनका। फीमेल लिटरेसी जैसे अगर आप यहाँ पर आंकड़ा देखो, 2001 से 2011 तक ऑलमोस्ट एक डिकेड में, 10 साल में 10.4% तक बढ़ा, कंपेयर टू राइज इन द मेल लिटरेसी ऑफ 7.6%। तो यानी कि मेल लिटरेसी ज़्यादा तो है हमारे देश में, लेकिन जो स्पीड है वो किसकी ज़्यादा बढ़ रही है कशिश? फीमेल लिटरेसी रेट की, ठीक है। लिटरेसी रेट आज के टाइम में अगर आपको कोई बोले तो कितना है, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बोलो तो लिटरेसी इंक्रीज हुई है अप्रॉक्सीमेटली 8% इन टोटल। मेल लिटरेसी बढ़ी है बाय अबाउट 5% मेल लिटरेसी, वेयरएज फीमेल लिटरेसी बढ़ी है बाय अबाउट डबल रेट का, डबल रेट, हैप्पी पार्टी करो, 10%। लेकिन उसमें भी कुछ फीमेल्स हैं जो सीरियसली नहीं लेती अपनी पढ़ाई लिखाई को लिटरेट होने पे, है ना, सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी उनका ध्यान खाने पीने पे है। अगेन फीमेल लिटरेसी हैज़ बीन राइजिंग फास्टर देन मेल लिटरेसी। कुल मिलाकर बात यही है। एक बात और, हमने अब याद है ऊपर क्या पढ़ा अभी हमने, लिटरेसी वेरी करती है अमंग्स जेंडर, जेंडर वाली बात अभी हमने करी। यहाँ पर देखो ये वाली बात, जेंडर वाली बात है ना। अब यहाँ पर था ना सोशल ग्रुप्स, यानी कि ST SC OBC में भी लिटरेसी रेट वेरी करता होगा, तो इसकी बात करते हैं। लिटरेसी रेट ऑल्सो वेरीज अमंग सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के कंटेक्स्ट पे भी लिटरेसी रेट जो है वो वेरी करते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, कैसी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनमें लिटरेसी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर रेट पे रहता है। जो फीमेल लिटरेसी है इन ग्रुप के अंदर, यानी कि याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, फीमेल लिटरेसी विद इन दीज SCs एंड STs ग्रुप ये और भी कम है। जब ओवरऑल ग्रुप का ही कम है, तो इनमें जो औरतें महिलाएं उनका और भी कम है इस ग्रुप के अंदर शामिल होने की वजह से, यानी कि वो महिलाएं जो कि बिलोंग करती हैं कैटेगरी को SC और ST क्लास को, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। देखो अभी हमने ये वाला कवर कर लिया, दूसरा डायमेंशन। अब बात करते हैं रीजनल डायमेंशन की। रीजन में रीजनल वेरिएशन भी जो, ये 3 पैराग्राफ बनाकर अलग आंसर आ सकता है कशिश, ये बनाकर लिखना पड़ सकता है कि हाउ डज लिटरेसी इन आवर कंट्री वेरी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, रीजन एंड सोशल ग्रुप। तो ये 3 के अलग पैराग्राफ बनेंगे, अलग अलग हेडिंग के साथ। पैराग्राफ का मतलब पॉइंट बनेंगे कि आप लिखोगे एक तरीके पे
रीजनल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस और जेंडर डिफरेंसेस, फिर इसके अंदर सब पॉइंट्स 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। रीजनल डिफरेंसेस की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वाइड है। स्टेट्स जैसे केरला जो है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लिटरेसी के लेवल पर, जो कि ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ये अप्रोच करने वाली है, लेकिन बिहार बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत पीछे है। जो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है हमें असमानताएं लिटरेसी रेट में, वो स्पेशली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जनरेशन्स की भी बात आ जाती है एक तरीके से। ये वाला पॉइंट मतलब ऐसा है कि जैसे इसको आगे देखो समझ में आ जाएगा, जो इलिटरेट पेरेंट्स है ना, इलिटरेट पेरेंट्स ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशंस में है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। ये वाली बात है जनरेशन की, समझ गए? यानी कि अगर प्रीवियस जनरेशन पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रहता। जैसे मतलब मान लो कशिश कि आपका ही पढ़ाई लिखाई में मान लो कि मन नहीं लगता, ठीक है, तो आप अपने बच्चों पे कहाँ ध्यान दोगे कि तुम भी पढ़ो लिखो, कुछ बनो, ये करो वो करो। लेकिन अगर आप जैसा कि आप हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा काबिल हो, तो आप भी चाहोगे कि आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा काबिल बने। इस वजह से जनरेशन्स में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और यही इनइक्वालिटीज जो है ना कि कोई रीजन जो है, जैसे बिहार में जनरेशन ही मतलब इतनी रही है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रही है शुरू से बिहार में सिंस इंडिपेंडेंस, और आज तक भी देखने को मिलती है। लेकिन केरला हर चीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में वगैरह वो इम्प्रूव कर पाया है, तो वहाँ के पेरेंट्स में ज़्यादा एक जागरूकता है कि बच्चों को पढ़ाना है एज़ कम्पेयर टू बिहार के पेरेंट्स में। ये वाली बात है। रूरल अर्बन डिफरेंसेस, जैसा कि अभी हमने लिटरेसी के कंटेक्स्ट में पढ़ा ना, तो ओवरऑल डिफरेंसेस तो आप जानते हो शहर और गांव के बीच में जब एग्जिस्ट करते हैं तो ओवरऑल हर चीज़ में वो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं रूरल अर्बन डिफरेंसेस। देखो, वास्ट मेजोरिटी जो हमारी जनसंख्या है ना भारत की, वो शुरू से रूरल एरियाज़ में रहती हुई आई है। इकोनॉमिक्स याद है आपने जब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मोर देन 75% जनसंख्या आज भी रूरल एरियाज़ में रहती है ना। और ये आज के टाइम में भी सही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 के सेंसस की अगर हम लोग बात करें, जितने लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ना गांव से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं। ये भी एक नई रियलिटी बनते जा रही है। सेंसस 2011 हमें ऐसी कुछ पिक्चरें बताता है। आज के टाइम में रूरल एरियाज़ में लगभग आपको 70% के आसपास जनसंख्या देखने को मिलती है। भारत की बात हो रही है यहाँ पर सर, 68.8, लगभग आप कह सकते हैं 78% पॉपुलेशन आज हमारे टाइम में, इंडिया में आज के टाइम में रूरल एरियाज़ में रह रही है, जबकि 31% के आसपास, 30% के आसपास लगभग लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला टेबल हमें एक चीज़ दिखाता है, इसको सिर्फ यहीं से पढ़ लो, टेबल कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए। अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन पॉपुलेशन अब बढ़ते चली जा रही है, यानी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में शहर में रहने वालों की आबादी थी सिर्फ 11% टोटल जनसंख्या। आज के टाइम में वो पूरे देश का 21वीं शताब्दी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर हो गई है 11% से उठकर 28%, ठीक है। तो आप कह सकते हो लगभग 2.5 गुना इजाफा हुआ है लोगों का, गांव छोड़ छोड़ के लोग शहर में आकर बसने लगे हैं उनके नंबरों में, ठीक है। अब ऐसा क्यों? लोगों की शहर में आने की वजह से, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, दूसरे वे में भी इसको देख सकते हो, शहर में लोगों का अट्रैक्ट होना, कि गांव छोड़कर लोग शहर में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करता है, लाइक मॉडर्न डेवलपमेंट वहाँ पर इंश्योर होती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस के डिफरेंसेस जो हैं, वो आपको पता है ना, गाँव और उसमें इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा अलग तो हो ही जाती है ना। तो एग्रेरियन यानी कि आपकी जो खेती बाड़ी वाली जो ज़िंदगी होती है, रूरल वे ऑफ लाइफ, वो डिक्लाइन होती है, और फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काइंड ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल अर्बन लाइफ में बदल जाता है, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ट्रू है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो एक नई रियलिटी बनती जा रही है। आंकड़ा इसके लिए सिर्फ एक ही है, 11% जो 20वीं सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी शहर में रहने वाली, अब वो बढ़कर हो गई है लगभग 28%। तो हमें 2.5 गुना का लगभग इजाफा देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है 2.5 गुना का। रूरल अर्बन को डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि लोगों की आबादी गांव को छोड़कर शहर में कैसे बढ़ी, क्योंकि टॉपिक ही यही है ना, ये वाला पॉइंट सिर्फ चाहिए पड़ेगा आपको। और फिर इसी के साथ सिर्फ अपना बनाकर ये लिख सकते हो कि गांव में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है, शहर मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ और स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड करता है इन इकोनॉमिक प्लस सोशल कंटेक्स्ट। बस खत्म बात, सिंपल सी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी करके लिख सकते हो अगर पेपर के अंदर याद ना है, क्योंकि अभी तो एक छोटे लेवल का ही पेपर है, कि लगभग ट्रिमेंडसली पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन में ऑलमोस्ट डबल लोग एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेंचुरी
लोग माइग्रेट कर गए हैं गांव से शहर में, ऐसा भी करके लिख सकते हो अगर एग्जैक्ट नंबर याद ना आ रहे हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गांव में लोग अक्सर कौन से धंधे में इन्वॉल्व होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर ही एम्प्लॉयड है। लेकिन टुडे आज के टाइम में पूरी जीडीपी में आपको पता है ज़्यादा, ये वाली याद है मैंने बात आपको 9th क्लास की इकोनॉमिक्स से करवाई थी कशिश, एक बारी याद होगा आपको संकेत वाले बैच में, कि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है हमारे देश के अंदर। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सिर्फ 1/6 कॉन्ट्रीब्यूट करता है देश की नेशनल इनकम, देश की जीडीपी ग्रोथ में, बहुत कम है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, मैंने बताया था ना, रिस्की बिजनेस, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहता है ना। और एग्रीकल्चर सबके लिए इक्वल नहीं है। जैसे याद करो कशिश, ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके साथ जो HYV वेराइटीज़ का सीड्स का जो कंसेप्ट आया था, ये सारे HYV हाई यील्डिंग वेराइटी, इसका सब लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, याद है ना आपको। इसमें रीजनल डिस्पैरिटी बहुत थी कि जो लोग मतलब पानी इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह जो अफोर्ड कर सकते सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद था। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो अपनी लिविंग, अपनी अर्निंग, अपना गुजारा एग्रीकल्चर से करते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर की आने वाली जो उससे इकोनॉमिक वैल्यू है, जो उससे आमदनी है, ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है पिछले कुछ दशकों में। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गांव में रहते हैं, अब वो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए विलिंग नहीं है, इवन गांव में रहने के लिए भी विलिंग नहीं है। रूरल लोग जो है ना, जो गांव में अभी तक रहते हुए आए हैं, अब वो ज़्यादातर एंगेज हैं नॉन फार्म ऑक्यूपेशन में, यानी कि गांव में वो रह रहे हैं, लेकिन वो अब ऐसे प्रोफेशन में कि जिससे उनका थोड़ा बहुत शहर के साथ लिंक बना रहे, और वो खेती बाड़ी वाली एक तरीके से आप कह सकते हो अपने बिजनेस को और प्रोफेशन को छोड़कर अब वो नॉन फार्म ऑक्यूपेशन करते हैं, मतलब जिसका खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है। लाइक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अब वो आने लगे हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस गांव में छोटे छोटे कुछ अपने बिजनेस चलाना, जैसे क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इन सब में वो आने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता लगने लगा है कि एग्रीकल्चर जो है ना वो रिस्की है काफ़ी ज़्यादा, और नॉन फार्म जो ऑक्यूपेशन है वो हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हमें प्रोवाइड कर देता है, इस वजह से इसमें आना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब जैसे कई लोग जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो वो डेली ना ट्रैवल करते हैं कि नियरेस्ट अर्बन सेंटर में वो जाते हैं, अपना सामान बेच कर आते हैं, और वहाँ से उन्होंने गुड्स दिया शहर में जाकर, वहाँ से उनको पैसा मिला, तो उनको फिर ये रियलाइज़ होता है कि जितना एक पूरी फसल कटने के बाद, हार्वेस्टिंग होने के बाद जितना पैसा नहीं आता, उतना इन सामान को बेचकर या शहर में अपने गुड्स को मतलब देकर इतना पैसा आ जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि कई लोग मतलब एग्रीकल्चर या फिर गांव की लाइफ को छोड़कर शहर क्यों जाने लगे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा काम करा है टीवी और यूट्यूब वगैरह ने और अखबारों ने। मास मीडिया और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ना, इन्होंने लोगों के दिमाग में ये बिठाया है कि अर्बन लाइफस्टाइल देखो कितनी बढ़िया है, लोग वहाँ पर जाकर पहले रिक्शा चलाते थे, आज वो भी बैटरी रिक्शा ले पा रहे हैं। दिल्ली के सब्जी वाले देखो, वो दिल्ली NCR रीजन में अपने घर बना पा रहे हैं। तो वहाँ पर जो लोगों का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है वो गाँव में रहने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, दिल्ली महंगा है लेकिन दिल्ली में कमाई भी बहुत है। ऐसी जो खबरें मतलब आती है कि मेट्रोपॉलिटन शहर में जाकर आप अपने आप को क्या कहते हैं इम्प्रूव, मतलब वो कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये टीवी, यूट्यूब, मास मीडिया, फेसबुक, इन सब ने जो लोगों के हाथ में मोबाइल आए और जागरूकता जब आई, ये भी एक रीज़न बना कि लोग अट्रैक्ट होते चले गए, गाँव के लोग शहर माइग्रेट करने लगे। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, अर्बन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जो हैं ये अब लोग ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं कि अब हम भी शहरी तरीके से लाइफस्टाइल बिताना चाहते हैं, जैसे शहर के लोग कमाते हैं हम भी वैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। इवन जो दूर दराज के पिछड़े बिल्कुल एकदम देहाती गांव में जो रह रहे हैं, उनके अंदर भी एक नई चाहत, एक नई एस्पिरेशन जाग चुकी है कि नाउ वी वांट टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम डिफरेंट वे में कंज्यूम करना चाहते हैं गुड्स को। इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो मास ट्रांजिट और मास कम्युनिकेशन जो है, अब ये एक गैप लेकर आने लगा, लोगों की ज़िंदगी में दिखाने लगा कि भैया रूरल लाइफस्टाइल ऐसी है और अर्बन लाइफस्टाइल उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है। और इसके लिए मार्केट फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि उनको ये दिखाया जाता है यही सेम सामान तुम गांव में जब बेचते हो तो तुम्हारी आमदनी नहीं होती, लेकिन जब तुम ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर में जाकर जब ये बेचो तो तुम्हें इसी अनाज का, इसी अपने क्राफ्ट के सामान का दिन दुगने रात चौगने रेट्स मिलेंगे और तुम
वहाँ की मार्केट में इंटीग्रेट कर सकते हो, आमदनी तुम्हारी बढ़ेगी, वो तुम गांव में अपने भेजो, जिसकी वजह से नई तरीके की जो देश में कंज्यूमर मार्केट है तुम उसका हिस्सा बन पाओगे। तो आपने देखा ना जितने कशिश बैटरी रिक्शा वाले या जो भी है ये बिहार वगैरह से आकर यहाँ पर क्यों आ जाते हैं, बिकॉज शहर जो है दिल्ली एनसीआर जो है इनको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, यही चीज़ है। बाद में वही रिपीटेड चीज़ें लिखी हुई हैं कि अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो जो अर्बनाइजेशन में रैपिड ग्रोथ हुई है, यानी कि लोग शहर में जो आते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। ये चीज़ ये दिखाता है हमें कि जो टाउन और सिटीज़ हैं वो एक तरीके से ना चुंबक की तरह यानी कि मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं रूरल पॉपुलेशन के लिए। जो लोग गांव में काम नहीं ढूंढ पाते, यानी कि याद है कशिश डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे लोग जो हैं वो शहरों में चले जाते हैं काम वगैरह ढूंढने के लिए, फैक्ट्री वगैरह में दिहाड़ी करना, मजदूरी करना, कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना। इसकी वजह से एक फिनोमेना हमारे देश में नया आया है जिसको हम लोग कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और ये ना एक्सेलरेट होता चला जा रहा है। एक्सेलरेट होता इसलिए चला जा रहा है ताकि मतलब ये जो शहरी विकास जो बनता चला जा रहा है ना, उसकी वजह से लोग जो है वो शहर में चलते जा रहे हैं। आपने ऊपर अभी इतने सारे फैक्टर्स देखे, क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरह काम करता है। इसकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज अभी तक जो गांव में लोगों के पास हुआ करते थे उसमें अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं भैया बाहर में जाए दुनियादारी, सबसे प्यारी शहर की लाइफ हमारी है ना। तो ये जो पॉन्ड्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और ग्रेजिंग लैंड गांव में, जैसे सब लोग जो याद है आपको 9th क्लास में हमने करा था वो पालमपुर वाली कहानी में कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग से तो कभी कभार लोग स्मॉल बिजनेस मिलकर काम करते हैं और उससे हार्वेस्टिंग से जो होता है वो अनाज वो बांट लेते हैं और पैसा बांट लेते हैं। लेकिन जब सारे लोग शहर में माइग्रेट करने लगे तो इन चीज़ में कमी आई है। ये जो कॉमन रिसोर्सेज हैं ये गरीब लोगों को एनेबल करते हैं कि वो गाँव में सर्वाइव कर सकें, ऑल दो थोड़ा बहुत लैंड या ऑलमोस्ट ना के बराबर उनके पास ज़मीन होती है। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, अब लोग इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं या फिर एक प्रकार से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। कैसे? जब लोग ध्यान ही नहीं देते तो पॉन्ड्स जो हैं वो सूखते चले जा रहे हैं और अब लोग वहाँ पर फिशिंग वगैरह करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो शहर चले गए हैं। जो फॉरेस्ट वगैरह हैं अब जो हैं वो कटते चले जा रहे हैं ताकि लोगों को नई नई ज़मीन मिल सके। वो मतलब ये सोचते जंगलों को काट वाट के ये एरिया मतलब हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है या कुछ मतलब मकान वगैरह बन सकता है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं अब वो अपने शहर में जाने के बाद अर्बनाइजेशन प्रोसेस के बाद ना अब वो अपनी नई सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढने लगे जो अभी तक उनको गांव में एक लिमिटेड वे में मिलती थी। शहर में अब वो अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को ढूंढने लगे हैं। ये चीज़ है, जैसे याद है वो एक जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि हमने एक्स्ट्रा लोग लगा लिए होते हैं, याद है गांव में कि ज़रूरत भी नहीं है फिर भी लगा लिए हैं। लेकिन शहर में जाके एक बात बताओ, एक रिश्तेदार है वो लगा रहा है एक मोमोज़ का ठेला, एक जन बेच रहा है वेजिटेबल, एक जन बेच रहा है फ्रूट, एक जन लगा रहा है छोले भटूरे का स्टॉल। ये मंडे मार्केट, ये ट्यूसडे मार्केट, ये वेडनेसडे मार्केट, ये थर्सडे मार्केट। बताओ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए कि नहीं हो गए पूरी फैमिली के पास। ये चीज़ है। ब्रेक के टाइम पे सब लोग इसके पास चले गए, मोमोज़ खिला दिए, सब्जी इसने इससे ले ली, फ्रूट्स ऐसे ही खाए जा रहे हैं मज़े में, और छोले भटूरे रात को। फैमिली की फैमिली चल रही है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चल रही है। अब कशिश ध्यान से सुनना, एक रीज़न और है कि जिसकी वजह से लोग शहर जाते हैं। जैसे इनकम तो चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, ये 99% रीज़न है पक्का। लेकिन एक ना सोशल रीजंस भी हैं हमारे समाज में जिसकी वजह से लोग ना गाँव को छोड़कर शहर आने लगे हैं। किसके लिए वाली बात हो रही है, ध्यान से समझो। देखो शहर ना लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जहाँ पर आप इंटरेक्शन कर सकते हो। और शहर में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता। कशिश कभी मैंने आपसे पूछा है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो तभी आप मेरे कोर्स में आना, तभी आप मेरे से पढ़ना, ऐसी मैं बातें कभी नहीं करता ना किसी से, या फिर मैंने आपसे कभी करी हो, है ना, ये वाली बात तो कभी नहीं करी। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन गाँव में इस तरह की बातें चलती हैं कि आप ब्राह्मण हो, कि आप ठाकुर हो, आप क्षत्रिय हो, आप मुसलमान हो। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना जिनके साथ ऑपरेशन होता रहता है गाँव में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको ये लगता है कि गांव में मतलब आप जानते हो ना किस तरीके का ट्रीटमेंट, ये मत छुओ वो मत छुओ, ये चमार आ गया वो आ गया। तो इनको ऐसा लगता है शहर में जाने की वजह से पार्शियल प्रोटेक्शन इनको मिल जाएगी। जो गांव में डेली ह्यूमिलेशन की जो ज़िंदगी है ना, जिसमें सब लोग इनको घृणा वाली नज़रों से देखते हैं, नफरत वाली नज़रों से देखते हैं, शहर में कोई नहीं पूछने वाला। सब्जी वाले के पास जाके पूछते हो क्या भैया आप मुसलमान हो क्या, तब बता दो, तब मैं आपसे 10 रुपये का धनिया लूँगी। हिंदू हो तो बता दो, फिर मैं आपसे 5 रुपये का धनिया लूँगी।
ऐसा तो नहीं करते ना कभी, ऐसी मम्मी बात करती हैं क्या कि सब्जी वाला कशिश नहीं यार वो दाढ़ी वाला चला रहा है यार, ये सब्जी वाला ये अच्छी सब्जी नहीं देगा यार, तो मुसलमान है, इसकी सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बनती है। वो तो सरदार अंकल आ रहे हैं, वो पंजाबी, इनकी सब्जी में बहुत मज़ेदार सब्जी बनती है, बिल्कुल छोले भटूरे वाला टेस्ट आता है अगर लौकी की सब्जी भी बनाओ तो। ऐसा होता है क्या? गाँव में इनके साथ क्या हो सकता है, इनको ये लगता है कि डेली ह्यूमिलेशन कैसे, दे में सफ़र इन द गाँव, जहाँ पर हर कोई इनकी ना कास्ट आइडेंटिटी जानता है। तो जैसे ऐसे करके इनको बुलाना, ये शूद्र है, ये चमार है, ये झाड़ू है, झाड़ू मारने के लिए बना है, ये मेहतर है, तो लोगों को यार एक लगता है, देखो हर कोई प्यार का भूखा, हर कोई रिस्पेक्ट का भूखा है। इस वजह से भी कई माइग्रेशन होती है, पता है, ये भी देखा गया है। मतलब जो सोशल साइंटिस्ट है ना, ये जो सोशियोलॉजिस्ट है, इन लोगों ने ऐसी भी केस स्टडी करी है जिससे ये पता लगता है। ठीक है, अब शहर में जाके क्या होता है, आइडेंटिटी आपकी एनोनिमस रहती है, आपको कोई जानता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कहानी की तरह है, जिसको ऐसे करके लिख कर आ जाओगे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो पुअरेस्ट सेक्शन है ना, जो अभी तक गांव में जिनके खिलाफ क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इनको लो स्टेटस का काम दिया जाता था गांव के अंदर, किनके द्वारा, जो कि सोशली डोमिनेंट रूरल ग्रुप से। अब ये गांव वापस जब ये नहीं जा रहे हैं, शहर में काम कर रहे हैं, तो अब इनके लिए जो सिटी है ना, सिटी वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाती है। ठीक है, और सिटीज़ के अंदर इतनी भसड़ भीड़ भड़का है, आपको पता ना यार, एक बार बताओ, गाँव के अंदर आप रिलेशनशिप में हो और आप किसी लड़की से खड़े होकर बात भी कर रहे हो, तो आपको याद है मैं सिनेरियो बताया था एमपी का ग्वालियर में, तो सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं आपको, आप इतना कर नहीं सकते, किसी के साथ हाथ नहीं पकड़ सकते। अब शहर का सिनेरियो ऐसा है कशिश, जितनी मर्जी हगियाँ और किसियाँ दो, ये फ़र्क पैदा है ना, वहाँ कोई नहीं नोटिस करता, वहाँ कोई हो उसको देखो देख 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 ऐसी कोई हरकतें नहीं करता। तो ये चीज़ से भी लोग अट्रैक्ट हुए हैं शहरों में। आगे बस एक कंक्लूडरी पैराग्राफ है, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अर्बनाइजेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा रैपिड पेस पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ है कि अर्बनाइजेशन पॉसिबल हो पाई है, जिसको हम लोग मेट्रोपोलिसिस कहते हैं, या फिर आपको पता है ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ये जो मेट्रोज होती हैं, है ना, मेट्रो चलने वाली मेट्रो नहीं, जैसे ये दिल्ली विल्ली और इन सबको मेट्रोज बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो है इन मेट्रोज़ में, इन मेट्रो सिटीज़ में माइग्रेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं गाँव से और स्मॉलर टाउन से। आज के टाइम में जैसे इंडिया में लगभग 5000 क्या बोलेंगे इसको 161 टाउन्स एंड सिटीज़ हैं, जहाँ पर लगभग 286 मिलियन लोग रहते हैं। स्ट्राइकिंग बात यह है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन, वो 27 बड़ी सिटीज़ में रहती है, और इंडिया जो है वो अब एक क्रंच फील कर रहा है कि लोग जो हैं रूरल एरिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी बात है, मतलब आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को मतलब हटा भी सकते हो यहाँ से लेकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।